नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की दी सलाह। बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री का बयान, कहा ईरान बातचीत करेगा लेकिन अपने अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका। आत्मघाती हमले में 69 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन ग्रोथ और महंगाई दोनों का अनुमान बढ़ाया। छोटे कारोबारियों को भी दी बड़ी राहत। अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए तक मिलेगा बिना गारंटी लोन। बैंकों को रिट को लोन देने की दी छूट। फर्जी ट्रांजैक्शन में लगी चपत से उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की तैयारी। नुकसान की भरपाई के लिए 25,000 रुपए तक मिलेगा मुआवजा। आरबीआई ने किया फ्रेमवर्क लाने का ऐलान। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद। सेंसेक्स निफ्टी की शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी। रियल्टी, एनर्जी, तेल, गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनेगा आसान, फटाफट मिलेगा रिफंड। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ऑडिट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने पर रहेगा फोकस। बजट सत्र के बाद बुलाई जा सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दी छात्रों को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े गेम से बचने की सलाह। बोले गेमिंग प्लेटफॉर्म का समझदारी से करे इस्तेमाल। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का बड़ा स्कोर। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दिया 412 रन का लक्ष्य। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 15 छक्के लगाकर बनाए शानदार 175 रन। करीब 9 महीने बाद आज अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है। यह बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। शुरुआत में यह बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन ईरान के कहने पर जगह बदल दी गई। ईरान चाहता था कि बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच हो और इसमें सिर्फ परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों पर ही चर्चा की जाए। इस बातचीत में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से पश्चिम एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहेंगे। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ये बातचीत इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जून 2025 में हुए संघर्ष के दौरान अमेरिकी हमलाओं में ईरान के कई परमाणु ठिकानों का नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और भी बढ़ गया था। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बातचीत से पहले बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पोस्ट करके साफ कहा है कि ईरान पूरी तैयारी और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कूटनीति में उतरा है। अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करेगा, लेकिन अपने अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी समझौते के लिए बराबरी, आपसी सम्मान और आपसी हित जरूरी शर्तें होंगी। तो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ जनरल हुसैन दागिकी ने अमेरिका को कड़ी और सीधी चेतावनी दी है। जनरल दागिकी ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि अमेरिका या उसके सहयोगियों ने ईरान पर कोई भी सैन्य हमला किया तो उसका सबसे पहला और सीधा जवाब इजराइल पर हमला होगा। जनरल दागिकी ने यह भी कहा कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ईरान के निशाना रहेगा। الصهيوني فهذا هو في مرمى سلاحنا، وهو القاعدة التي تعتبر الخاصرة الضعيفة لأمريكا في المنطقة. فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني.
अब आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा मस्जिद में आत्मघाती हमले में 69 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 169 लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह धमाका इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में स्थित टेरलाई इमाम बारगाह में जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। आत्मघाती हमलावर ने खुद को अंदर आने के बाद गेट के पास उड़ा लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिफंड और ऑडिट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने पर फोकस रह सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक बजट सत्र के बाद बुलाई जा सकती है और इस पर पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें भी बजट की तरह ही रिफॉर्म पर जोर रहेगा। खासतौर से जो सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है उसमें जीएसटी को लेकर कई सारे मोर्चे पर रिफॉर्म की गुंजाइश है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रिफंड का प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो ऑडिट्स हैं, इसको लेकर कई तरह के रिफॉर्म सामने आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा और इसको पारदर्शी, फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। वही बात है रिफंड की, रिफंड में और तेजी लाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जो ऑडिट हैं, ऑडिट में और कंप्लायंस को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम एजेंडे हैं। इसके अलावा खासतौर से ईवे बिल पर इस पर बड़ा ओवरहॉल हो सकता है। खासतौर से ईवे बिल को जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया किस तरह से ईवे बिल जो प्रेजेंट सिस्टम है, कई सारी उसमें खामियां हैं। लिहाजा ईवे बिल सिस्टम को और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरा सिस्टम है उसको इस तरह से सेट किया जाएगा ताकि जो खासतौर से जो राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर डिले की समस्या है उसको दूर किया जा सके, साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाई जा सके और इसके अलावा जो मैनुअल इंटरवेंशन होता है, अनावश्यक चेकिंग कई जगह पर देखने को मिलती है ईवे बिल सिस्टम में, उससे बचा जा सके। तो सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो कि बजट सत्र के बाद हो सकती है उसमें रिफॉर्म पर जोर दिया जाए और खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ऑडिट और ई-वे बिल सिस्टम, ये 4 बड़े एजेंडे हो सकते हैं। अब आपको बता दें, देश में मौजूद लगभग हर दूसरे एयरक्राफ्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट पाया गया है। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा खामियां एयर इंडिया ग्रुप में पाई गई है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं। लोकसभा में सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट में तकनीकी खामियों का आंकड़ा पेश किया है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट को लेकर विमानन मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं और उसमें यह पाया गया है कि देश में मौजूद लगभग 50% एयरक्राफ्ट में किसी न किसी तरह का रेकरिंग डिफेक्ट है, यानी कि बार बार आने वाली खामियां हैं। कुल मिलाके जनवरी 2025 से लेकर 754 विमानों की जांच की गई, जिसमें 377 ऐसे विमान हैं जिसमें किसी न किसी तरह का रेकरिंग डिफेक्ट पाया गया। अगर एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो के 405 विमानों की जांच की गई और इसमें 148 में खामियां पाई गई। हालांकि प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा खामियां एयर इंडिया ग्रुप के विमानों में है। अकेले एयर इंडिया के 267 में से 191 में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट पाया गया। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो इनके 54 विमानों में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट पाया गया। स्पाइसजेट की बात करें तो इनके 43 विमानों की जांच की गई, 16 में कोई डिफेक्ट पाया गया। अकासा एयर के 32 में से 14 विमानों में किसी न किसी तरह की खामी पाई गई। हालांकि सरकार का कहना है कि इसमें से जो अधिकतर खामियां हैं वो सेफ्टी क्रिटिकल नहीं है, यानी कि केबिन से जुड़ी समस्या हो सकती है, सीट से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन खामी जरूर है, तकनीकी रूप से कोई ना कोई दिक्कत जरूर पाई गई। फिलहाल डीजीसी और सरकार इन खामियों को दूर करने के लिए तमाम जो एयरलाइंस है उनके साथ लगातार बात कर रही है। अब आपको बता दें, इस साल गेहूं की अच्छी बुवाई के चलते सरकार ने गेहूं से स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला किया है। पिछले 1 साल में गेहूं के दामों में 4% की कमी आई है। अब सप्लाई बढ़ने से आगे भी दाम घट सकते हैं। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
पिछले साल गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिली थी। इसके लिए सरकार ने 1 मई में गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। जितने भी व्यापारी थे, ट्रेडर थे, होलसेलर थे, रिटेलर थे, वो एक तय मात्रा में ही गेहूं का स्टॉक रख सकते थे। इतना नहीं, उनको अपना सारा स्टॉक सरकार के पोर्टल के ऊपर भी देना था। अब सरकार ने नोटिस किया कि पिछले 1 साल के अंदर गेहूं की कीमतों में करीबन 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि गेहूं की सप्लाई भी पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ी हुई है। पिछले साल करीबन 50 लाख टन के आसपास की सप्लाई थी। इस साल ये सप्लाई करीबन व्यापारियों के पास 81 लाख टन के आसपास है। दूसरी ओर जो बुआई है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बुआई में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 334 लाख टन के आसपास हेक्टेयर बुआई देखने को मिली है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 लाख टन के आसपास ज्यादा है। तो इस साल रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन होने का भी अनुमान है और नई फसल अप्रैल में आ सकती है, जिसके बाद आने से सप्लाई काफी तेजी से बढ़ेगी और आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बाजार में और भी घट सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है। आरबीआई ने एमपीसी का रुख न्यूट्रल पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने FY26 के लिए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान दोनों को बढ़ाया है। आरबीआई के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से एक्सपोर्ट और निवेश को बल मिलेगा। Indian economy continues on a steady improving trajectory, with real GDP poised to register significant higher growth of 7.4% this year as compared to the previous year. Amidst global headwinds, private consumption and fixed investment both supported growth. Net external demand, however, remained a drag, with imports outpacing exports. On the supply side, growth in real GVA on the back of a strong contribution from the services sector and revival in manufacturing activity is estimated at 7.3% this year. Going forward, economic activity is expected to hold up well in the next year. साथ ही देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बैंक फ्रॉड से जुड़े छोटे मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियम और गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते वक्त ये ऐलान किया। अब जल्द ही इसके ड्राफ्ट को आम राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें आप भी अपनी राय आरबीआई को भेज सकेंगे। It is also proposed to introduce a framework to compensate customers up to an amount of 25,000 for losses incurred in small value fraudulent transactions. You are all aware that there has been a number of fraudulent transactions for which RBI has taken a number of measures, and we will again in this regard we also now wish to publish a discussion paper on possible measures to enhance the safety of digital payments. Such measures may include lagged credits and additional authentication for specific classes of users like senior citizens. चलिए तो अब एक नजर आज के बाजार पर। बाजार में शानदार रिकवरी दिखी है। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग ली। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन डेफिनेटली आखिरी तक आते आते बाजार ने जो अपना मोमेंटम है उसको रीगेन करने में सक्सेसफुल हुआ है। इस टाइम पे अगर मेजर इंडाइसेस की बात करी जाए तो ये फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं। अच्छी बात ये है कि इन ग्रीन जाके ही बंद हुए हैं। अर्ली ट्रेड में हमने देखा था कि बाजार में भारी बिकवाली जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बाकी के सेक्टर्स की तरफ नजर डालें तो वहां पे भी जो रुझान है कुछ इसी तरीके का रहा है। पीएसयू में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ऑटो, आईटी। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो फाइनेंशियल, एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल, रियलिटी में
में अच्छा खासा रुझान जो है वो देखा गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की इस टाइम पे बात करी जाए तो देखते हैं कि निफ्टी में आईटीसी, देखिए सिगरेट के दाम बढ़े हैं जिसके बाद यहाँ पे आईटीसी में इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जितने भी सिगरेट स्टॉक है आज बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल में अच्छा खासा जंप देखा गया है। रिजल्ट्स के बाद भारतीय में शानदार तेजी दिखी है। लूजिंग पॉकेट में एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, यानी कि ऑटो और आईटी पैक में काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो स्लो साइड में जाता हुआ दिखाई दिया और वैसा ही मोमेंटम आज भी बना हुआ था। एफएमसीजी में जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि एफएमसीजी पैक आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आईटीसी, एचयूएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज और साथ में यूनाइटेड स्पिरिट में अच्छी खासी तेजी। लेकिन अब बात करी जाए आईटी शेयर्स की तो यहाँ पे जो पेन है वो और भी ज्यादा हमें डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से एआई को लेकर कंपनीज यूएस में अग्रसर होती हुई दिखाई दी है, उसका इंपैक्ट हमें इंडियन आईटी कंपनीज में भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो हाल ही में हुई डील के बाद भी बाजार डावाडोल है। आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। डील तैयार, क्यों गिर रहा है बाजार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो तीसरी तिमाही में एफआईआईज ने फाइनेंशियल, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और ऑटो में भरोसा जताया है। Q3 में एफआईआईज और डीआईआईज का कैसे रहा है एक्शन, बता रही है कंचन नौटियाल। जो एफआईआईज की चाल है वो हमें थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट जिस तरीके का आउटफ्लो इस टाइम पे मार्केट के अंदर देखने को मिला है और वही रीजन है मार्केट में हमें इतनी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। बट एट द सेम टाइम अगर डीआईआईज का बिहेवियर देखें तो वो अच्छा खासा देखने को मिला है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करी जाए तो देखिए बीएफएसआई, टेलीकॉम, केमिकल्स में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया गया है। अगर ऑन एन एवरेज 22 सेक्टर्स को अगर हम देखें तो 15 में से जो एफआईआईज की हिस्सेदारी है वो हमें इस क्वार्टर में जो है घटती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली इन्होंने अपना 65% का इन्वेस्टमेंट किया है। डीआईआईज की बात करी जाए तो उन्होंने प्राइवेट बैंक में अपना रुझान दिखाया है और यहाँ पे करीब करीब 35% का जो एलोकेशन है वो किया है। अब डायरेक्टली वो चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आती हूँ जिससे आपको पिक्चर और भी ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। एफआईआईज का डेटा आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है जिसमें उनको जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर्स लग रहे हैं वो है बीएफएसआई, टेक, ऑटो, ऑयल एंड गैस और साथ में हेल्थ केयर। होल्डिंग की इस टाइम पे बात करी जाए तो प्राइवेट बैंक में इनकी करीबन 46% का एलोकेशन है, टेलीकॉम में 25%, रियल एस्टेट में 19% और रिस्पेक्टिवली ऑटो और हेल्थ केयर में भी इसी तरीके का देखने को मिला है। अब हिस्सेदारी को बढ़ाया कहां गया है वहां पे देख लेते हैं। बीएफएसआई यहां पे हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का एक अपमूव देखने को मिला है। सेम हमें ऑयल एंड गैस की बात करें तो 80 बेसिस पॉइंट्स का, यहाँ पे टेक में 330 बेसिस पॉइंट, ऑटो में 20 बेसिस पॉइंट्स का अपमूव देखा गया है। इसके अगर बात करें हम इसके बाद डीआईआईज की तो इनका रुझान भी प्राइवेट बैंक्स में काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 35% ये एलोकेट करके बैठे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनबीएफसी, ऑयल एंड गैस भी इनको इस टाइम पे पसंद आ रहा है और इसी लिहाज से इनका जो एलोकेशन है साल दर साल हम बात करें तो इन्हीं सेक्टर्स में हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ईएमएस में 370 बेसिस पॉइंट्स, टेक, टेलीकॉम, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर रिस्पेक्टिवली आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ गया है। तो यहाँ पे जो रुझान है एफआई और डीआई अपना बढ़ाते हुए दिखाए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। जनवरी के महीने में राजधानी दिल्ली से 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और पूरी दिल्ली में डर और दहशत का माहौल बन गया। लेकिन इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। दिल्ली पुलिस ने इसके फेक न्यूज करार दिया है और बताया है कि ये सब स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से डर और दहशत का माहौल था और इसके पीछे वजह थी वो रिपोर्ट्स जिसमें दावा किया गया था कि राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच 800 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो लापता हो रहे हैं लोग, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या छोटे बच्चों और महिलाओं की है। ये खबर इतनी तेज़ी से फैली कि लोगों में एक डर के माहौल के साथ साथ जो पेरेंट्स
पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने पर भी कतराने लगे, बच्चों को बाहर भेजने पर भी कतराने लगे। लेकिन अब जो इस रिपोर्ट्स की सच्चाई है वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट वायरल हो रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक है। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस ने सामने रखी वो ये कि जितनी भी रील्स, जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया पर लापता होते लोगों को लेकर बनाया गया वो सब स्पॉन्सर्ड था, वो पेड कंटेंट था। जानकारी ये भी मिल रही है कि OTT पर एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसकी प्रमोशन करने के लिए लोगों ने इस तरह से भ्रामक न्यूज़ को फैलाया और राजधानी दिल्ली में डर का माहौल बनाया। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों से ये अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरह की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। और ये भी बता दूं कि अब दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, इन लोगों पर शिकंजा कस रही है और साफ किया जा चुका है पुलिस की तरफ से कि जिन लोगों ने पैसे लेकर राजधानी दिल्ली में दहशत फैलाई है उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आप सब भी ऐसी फेक न्यूज से जरूर सतर्क रहिए। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण था। इस बार ये कार्यक्रम एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों से कहा कि वो खुद से प्रतिस्पर्धा करें, ना कि दूसरों से। प्रधानमंत्री ने डिजिटल गैजेट्स और गेमिंग पर भी बच्चों को टिप दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि एग्जाम वॉरियर बने, रट्टू तोता नहीं। वहीं बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सारी चीजें दी। पीएम मोदी का स्केच, हैंडमेड बुक, पहाड़ में बनने वाली डोलची, त्रिपुरा के कोकोनट की लकड़ी से बना सितार, ऑर्गेनिक चाय और असम का गमोच। मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा, अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना ऐसा जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 412 रन का टारगेट दिया है। टीम ने जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। इस पहाड़ जैसे स्कोर में सबसे बड़ा योगदान रहा भारत के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का। वैभव ने सिर्फ 80 बॉल पर 175 रन ठोककर इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी।
कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी शानदार अर्धशतक बनाया। वहीं भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के ऊपर कहर ढा दिया है। उनका पूरा टॉप ऑर्डर आउट हो चुका है। इंग्लैंड का ये फ्री फॉल है। इंग्लैंड के 7 विकेट गिर गए हैं और सिर्फ 215 रन बने हैं। इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।